Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for the P-level papers for September 2026 exam. What is going to be the agenda of P-level orientation? सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पी लेवल से कराना। इस इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिकली ये बताना कि पी लेवल आपको क्या सिखाने वाला है या फिर पी लेवल आपको किस चीज के लिए रेडी करेगा। इसके लिए आपको इस ओरिएंटेशन में एक इंट्रोडक्शन मिलेगा ताकि आपको यह समझ में आए कि पी लेवल जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को अपनी आदतों में डालना है। हम कुछ पास परसेंटेज की भी बात करेंगे, हाउ वी विल हेल्प यू, हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप कैसे एम्प्लॉयबल बनेंगे विद योर पी लेवल पेपर्स। सो मैं शुरुआत करती हूं सबसे पहली चीज से, आपको यह समझाने से पी लेवल पेपर्स के सबके अलग अलग पास परसेंटेजेस हैं। एसबीआर थोड़ा सा अच्छा होता है तो 50 के आसपास टच कर जाता है। एसबीएल भी अप्रोक्सीमेटली 50-51% पास परसेंटेज रहती है। बट व्हेन इट कम्स टू एपीएम ट्रिपल ए, यहां थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। यहां थोड़ी सी पास परसेंटेज नीचे गिर जाती है, और कितनी नीचे गिरती है अप्रोक्सीमेटली, ये कई बार 30s की लाइन में भी चली जाती है। एएफएम मोर और लेस 45% के आसपास ही रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, बट मोर और लेस पास परसेंटेजेस यही रहती हैं। बट माय ओनली सबमिशन इज, डू यू अटेम्प्ट अ पेपर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पास परसेंटेज? माय सबमिशन ऑन दिस वुड बी, दैट्स द रॉन्ग वे ऑफ सीइंग इट। एक पेपर आपके करियर में क्या ऐड करता है उसके बेसिस पर डिसाइड करना होता है कि ये मुझे लेना है कि नहीं लेना है, ना कि पास परसेंटेज के बेसिस पे। जैसे ट्रिपल ए, अगर आपको ये चीज बहुत क्लियर है कि आपको यूके कभी जाने का मौका मिले तो आप जाओगे और यूके में एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह काम करना चाहते हो, तो ट्रिपल ए यूके वेरिएंट में देना जरूरी है। अगर आपने ये पेपर नहीं दिया, यू वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस इन यूके। तो यहां पे चॉइस ऑफ पास परसेंटेज है ही नहीं, पेपर देना ही पड़ेगा, पेपर को क्लियर करना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस इन यूके। सो दिस रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज फॉर ऑडिट प्रोफाइल, स्पेशली इन यूके। अगर आपको आयरलैंड जाना है, वहां का ऑडिटर बनना है, तो ट्रिपल ए आयरलैंड वेरिएंट में होनी चाहिए। बट दिस रिस्ट्रिक्शन डजंट अप्लाई इन अदर पेपर्स, इवन एटीएक्स। अगर टैक्स प्रैक्टिस करनी है उसके लिए एटीएक्स नहीं, आपका जो टैक्स वाला पेपर था F6 वो दिया हुआ होना चाहिए। बट मोर और लेस कहने का मतलब ये है कि पास परसेंटेज किसी भी पेपर की, दैट शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ विच पेपर यू शुड टेक और विच पेपर यू शुड नॉट टेक। आपको कौन सा पेपर पढ़ना है वो इस बेसिस पे देखो, आपके पास ड्यूरिंग द क्वार्टर कितना टाइम है, उस पेपर की लेंथ क्या है, उस पेपर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर वो पेपर प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली आपकी स्ट्रेंथ है तो आपके लिए और इजी हो जाएगा उस पेपर को हैंडल करना। बट मेरा सजेशन ये होता है, यू शुड स्टार्ट योर पी लेवल विद एसबीआर। एंड व्हाई डू आई सजेस्ट दिस? एसबीआर में प्रोफेशनल स्किल मार्क्स सिर्फ 4 ही होते हैं। अब ये प्रोफेशनल स्किल मार्क्स क्या होते हैं? सो व्हेन यू एंटर इनटू पी लेवल, वहां पे प्रोफेशनल स्किल्स सिखाई जाती हैं आपको। ये स्किल्स होती हैं हाउ यू राइट, हाउ यू कम्युनिकेट, if you use the correct format, if you're writing the relevant part, whenever discussion is happening, are you discussing the correct part or not, or you are just writing irrelevant points to prove a wrong point? Are you able to use the data properly? Are you able to structure your answer properly? Are you able to address the requirements of the question as well as the requirements of the client? ये सारी की सारी चीजें जब कंबाइन होती हैं तो वो प्रोफेशनल स्किल्स बनती हैं। अब प्रोफेशनल स्किल्स आप सीखते कैसे हो? देखो, हमारे यहाँ पे तो प्रोफेशनल स्किल्स बच्चा टेस्ट देके सीखता है। व्हेन द स्टूडेंट राइट्स, देयर आई हाईलाइट कि नहीं, इसमें ये चीज नहीं लिखनी थी, आपने रिपोर्ट फॉर्मेट नहीं बनाया, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं डाला, आपने पॉइंट तो डाला पर उसका इंपैक्ट नहीं दिया। यानी लिखना कैसे है सो दैट इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑल्सो, प्लस इट ग्रैब्स द प्रोफेशनल स्किल मार्क्स ऑल्सो। दिस वी टीच थ्रू टेस्ट्स। लेकिन आज मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं टेस्ट लेती हूं और ये मैं सिखाती हूं, वो सारी दुनिया को पता है। एंड आई विल शेयर सम टेस्ट आल्सो विद यू, जहां पे आप देख सकते हो कि कैसे ये लिखना सिखाया जाता है।
लेकिन उससे पहले हम बात ये करते हैं कि लिखना हमें सीखना क्यों है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। मुझे एक बार ये कंफर्म करना, अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आपको इससे एक एक करके बताती चलती हूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, एंड यू नीड टू टेक इट क्वाइट सीरियसली। केपीएमजी बिजनेस कंसल्टिंग, क्या ये स्क्रीन के सामने दिख रहा है? आर यू ऑल एबल टू सी दिस गाइज? हेलो, नहीं दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है ठीक मैम। है, ओके। अब ये मैं आपको क्यों दिखाना चाह रही हूं, ये ध्यान से समझना। चाहे केपीएमजी हो, ईवाई हो, एनी ऑफ द बिग फोर, इवन जीटी और आरएसएम, व्हाटएवर, business consulting is one of the fields where chartered accountants find a place to work in. Now, I am not segregating Indian chartered accountants or ACCAs. I am taking both of them together. क्योंकि ऐसे प्रोफाइल्स अब आप लोगों के लिए भी ओपन होते हैं, और आप लोग जब सीनियर पोजीशन पे पहुंचते हैं, so this is where you also get placed. Now your P level is trying to make you learn these skills where the business consulting, where reports, where the advisories, where the merger acquisition combination, ये सारी चीजें आप क्लाइंट के लिए कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लाइंट सेज कि मुझे XYZ कंपनी को अक्वायर करना है। अब ये मेरे लिए करेक्ट एक्विजिशन टारगेट है कि नहीं है, इसको मुझे अक्वायर करने से क्या फायदा होगा, एंड प्लीज हाईलाइट द चैलेंजेस व्हिच I can face if I try to acquire this company. Now, as a business consultant, आपको क्या क्या चीजें इसमें आनी चाहिए? नंबर वन, उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ के ही आप बता पाओगे कि ये कंपनी अंदर से कैसा परफॉर्म कर रही है। इट्स नंबर्स विल टेल यू। दैट मीन्स SBR FR की नॉलेज आएगी, वेयर यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो हाउ टू रीड द फाइनेंशियल्स ऑफ अ कंपनी। इसके साथ साथ कंपनी का डेट स्ट्रक्चर, कंपनी की इक्विटी, शेयर होल्डर्स हैं कितने, इन्होंने प्रेफरेंस दे रखे हैं, कितने कन्वर्टेबल हैं, कितनी लाइबिलिटीज बुक की हुई हैं, कितने लोन्स लिए हुए हैं, इन लोन्स को लेने के लिए कितनी सिक्योरिटी दे दी गई है, FM and AFM. That means at the same point of time, you need to be a financial reporting person, a financial management person, both. अब जब ये चीजें आप देखते हो, तीसरी चीज आती है APM या PM की नॉलेज। बिजनेस स्टैंडिंग कैसी चल रही है इस बिजनेस की, जिसको अक्वायर करना है, दैट XYZ कंपनी, हाउ इज इट डूइंग इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस? मार्केट कैसा है, कस्टमर बेस कैसा है, व्हाट आर द थर्ड पार्टी एविडेंसेस टॉकिंग अबाउट द कंपनी? थर्ड पार्टी एविडेंसेस होते हैं न्यूज़पेपर्स, बिजनेस जर्नल्स, बिजनेस सेमिनार्स, कंज्यूमर रिपोर्ट्स, कंज्यूमर रिव्यूज, अब तो सोशल मीडिया पे कंज्यूमर रिव्यू करता है सीधा। ये सब क्या कह रहे हैं इस कंपनी के बारे में? सो वी ऑलवेज हियर कि आज एक किसी कंपनी की वैल्यूएशन हजारों करोड़ों की है, लेकिन प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? वैल्यूएशन आपने कितना भी बढ़ा लिया हो, आपने खूब अच्छी अच्छी फ्यूचरिस्टिक बातें कितनी भी कर दी हो, लेकिन प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो सेल्स नहीं अचीव होती। और बिजनेस की वैल्यूएशन सामने वाला तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसको लगेगा कि मैं जितने पैसे खरीदने में लगाऊंगा इस कंपनी को, मुझे वो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के थ्रू मिलेगा। यानी प्रोडक्ट की पहचान, प्रोडक्ट के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, which you study under PM. That means business consulting is something which deals with a lot of things. हाँ, अगर कोई चीज इसमें बहुत एक्सपर्ट नॉलेज वाली चाहिए होगी तो वो एक्सपर्टीज वाली टीम भी इसमें आ जाएगी। बट अगर मेजरली कोई बिजनेस कंसल्टिंग टीम है, M&A टीम है, दे शुड हैव नॉलेज ऑफ मेनी थिंग्स टुगेदर। अब जब KPMG बिजनेस कंसल्टिंग करती है, मैं आपको एक बार इसका ये थोड़ा सा दिखा देती हूं। Customer operations, then global business services, human capital solutions, finance transformation. This is where they are consulting and they are acting as consultants for various businesses. Major project related advisory. बिजनेस को कैसे ट्रांसफॉर्म करें कि बिजनेस एक्सेलेंस आए, डिजिटल इंजीनियरिंग करना, क्वालिटी करना, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन लेना, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कनेक्टेड एंटरप्राइजेस, पावर्ड एंटरप्राइजेस, इनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे।
ये आपको सब आगे चल के आएगा। बट आप अगर इसका मोटा मोटा हिसाब किताब देखोगे कि बिजनेस कंसल्टिंग इज समथिंग विच इज द नीड ऑफ द डे, बिकॉज ग्लोबली इसकी बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन इसकी आप लोगों के लिए शुरुआत में कोई एंट्री नहीं होगी। आप लोग शुरुआत में हो सकता है सिर्फ एज एन ऑडिटर जाओ, उसके बाद में जाके जब आपको एज एन ऑडिटर एक्सपर्टीज आने लगती है कि हाँ भाई मैं इस इंडस्ट्री को भी समझता हूँ, मैं इसको भी समझता हूँ, आई कैन सी हाउ देयर बिजनेस स्ट्रक्चर इज मेकिंग थिंग्स गो रॉन्ग फॉर देम, मेकिंग थिंग्स वर्क फॉर देम, then in the years 7 to 8 years of your experience or maybe 10 years of your experience, ये वो वाला टाइम होता है जब बिजनेस कंसल्टिंग या बिजनेस एडवाइजरी आपको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन इसकी तैयारी एसीसी तो आपको पहले से कराएगा। यू कैन नॉट जस्ट गो एंड से कि भाई मेरे को तो कोई तजुर्बा ही नहीं है इसके बारे में। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी योर क्वेश्चंस लुक लाइक बिजनेस कंसल्टिंग रिपोर्ट्स। मैं एएफएम का एक एग्जांपल लेती हूं, एएफएम की एग्जाम किट दिखाती हूं आपको। इस एग्जाम किट में आप देखोगे बहुत सारी रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक बिजनेस के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें जब आप बिजनेस टेक ओवर, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस देखेंगे, उसमें भी आप पाएंगे कि ये लोग बहुत रिपोर्ट्स के फॉर्म में कंपनी को एडवाइस कर रहे हैं। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन उठाती हूं जहां पे एडवाइस की बात आएगी, सिंपली सर्चिंग एडवाइस। गॉट इट? पहला एडवाइस, एडवाइस द बोर्ड ऑफ एनी कंसर्न्स, टेक ओवर पे एडवाइस करो, वेदर दिस टेक ओवर इज फीजिबल और नॉट। एडवाइस करो क्या एक ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर टेक्नोलॉजी वर्थ परस्यूइंग है कि नहीं है। देन एडवाइस करो फर्नीचर बिजनेस को लेके। बहुत सारे आप इसमें देखोगे, एडवाइस ऑन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, एडवाइस द डायरेक्टर्स ऑन द अजम्पशंस, एडवाइस द डायरेक्टर्स की शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज सूटेबल है कि नहीं है। सो एएफएम इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दीज बिजनेस एडवाइजरी थिंग्स। एपीएम पे आ जाती हूं, यहां पे भी हम यही एडवाइस ढूंढते हैं। देख रहे हो, एडवाइस एडवाइस एडवाइस, ऑल एडवाइस इज गोइंग ऑन। The CEO has asked you to advise how environmental management accounting may help improve the performance. As a final requirement, you have been asked to advise the VC. CEO has asked you to advise SC why decisions such as what size of chocolate factory to build. CEO has asked you to advise on the potential problems with the measurement and management of performance. CEO has asked you to advise him on the impact of new system or performance management. अब मैं आती हूं SBL पे। लेट मी सर्च एडवाइस यहां पे भी। Prepare some key recommendations for the consultancy report. That means this paper is going to teach you how to prepare a report. और आपको उसमें एडवाइस करना है कि कौन सी वाली स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ये तो चलो पहला ही उठा। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिपेयर अ कॉन्फिडेंशियल ईमेल, जहां पे आप एडवाइस करेंगे ऑन द एक्शंस व्हिच टीटी फॉर यू कैन टेक टू इंश्योर दैट कंट्रोल्स ऑपरेट इफेक्टिवली। आगे, prepare an email for the CEO which advises her on the responsibilities. आगे, prepare briefing notes which advise the board on the changes required to make in the membership of the board. हर जगह एडवाइस एडवाइस एडवाइस, ये देखते जाओ। मैंने तो सिर्फ कंट्रोल F किया है। ऑल पेपर्स, इवन इवन चलो मैंने ट्रिपल ए नहीं खोला, ट्रिपल ए ऑल्सो सीक्स एडवाइस।
देख रहे हो, एडवाइस एडवाइस, यू हैव बीन आस्क्ड टू एडवाइस, legal advisors are saying you have to advise. So the point is why this advice thing is coming all over and especially in your P level exams. मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ AFM के एग्जाम में। कंपनी इस बार डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर पा रही थी। पिछले सालों में कंपनी ने डिविडेंड्स डिक्लेयर करे, बहुत अच्छे डिविडेंड्स पे करे और कॉन्स्टेंटली पे भी करते आए, लेकिन करंट ईयर में द कंपनी डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर अ बिग प्रोजेक्ट इन अनदर कंट्री। दे वांटेड टू एक्सपैंड इंटरनेशनली। तो इस बार उनके पास डिविडेंड पे आउट पे इंपैक्ट आता नहीं। दिस इज नॉट अ टेक्निकल टर्म, डोंट गो ऑन दिस कि डिविडेंड पे आउट क्या होता है मैम। डिविडेंड जो पे करना है बस उस पे इंपैक्ट आया, क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लोज कम पड़ेंगे, इंटरनेशनल एक्सपेंशन में जा रही है कंपनी। ऐसे में स्टेक होल्डर्स को कैसे कन्विंस किया जाए या कैसे उनसे इस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट किया जाए, इस पे एडवाइस करना था आपको। यानी ये चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। हाँ, आपको ये टॉपिक मिलेगा कि हम स्टेक होल्डर्स से बात कैसे कर सकते हैं, या स्टेक होल्डर्स को, कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा लेवल तक मनाना होता है, कौन से स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ इन्फॉर्म कर दो तो भी बात बनती है। ये आपको टॉपिक्स में समझाया जाएगा। बट इन P level papers every time the situation will be different. यहां पे कंटेंट P level में इतना होता है, लेकिन पेपर कहीं से भी आता है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड विद दैट। आपको P लेवल के जब जब भी क्वेश्चंस दिखेंगे, वो सब क्वेश्चंस एक अलग ही दुनिया के दिखेंगे, और वो सच में ऐसे लगेंगे कि सच में मैं कोई बिजनेस कंसल्टिंग कर रहा हूं। आपको सामने दिखेगा, अभी जैसे मैंने AFM का एक फर्नीचर वाला क्वेश्चन दिखाया, सिंपल सी चीज थी। कंपनी लेट्स सपोज कपड़े गारमेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग करती है, अब वो फर्नीचर बिजनेस में भी जाना चाहती है। दैट मीन्स द कंपनी इज ऑप्टिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स पोर्टफोलियो। नुकसान ये होते हैं कि भाई तजुर्बा नहीं है उनको फर्नीचर बिजनेस का, लेकिन फायदे ये हैं कि अगर कभी भी कपड़े वाला बिजनेस इंपैक्ट हुआ तो फर्नीचर वाला इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के रॉ मटेरियल अलग है, दोनों का प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, दोनों का कस्टमर बेस अलग है। ये चीजें आपको कॉमन सेंस से, कॉमन बिजनेस अक्यूमेन से आएंगी। बिजनेस अक्यूमेन बोलते हैं इसमें। ये भी एक स्किल सेट होती है जो आपका P लेवल आपको प्रिपेयर करता है, विच इज टर्म्ड एज कमर्शियल अक्यूमेन। मैं इसको आम भाषा में बिजनेस सेंस बोलती हूँ। यू शुड हैव दैट बिजनेस सेंस, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को IFRS स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे आते हैं, या फिर मैंने ISAs रट लिए हैं, या फिर मैंने चीजों को रट लिया है। इट विल नॉट वर्क इन P लेवल। सो सिंस डे वन जब आप P लेवल पढ़ना चालू करोगे, इन चीजों का ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट को फटाफट से ग्रास्प करना है, एप्लीकेशन पे टाइम ज्यादा लगाना है। यू शुड फोकस मोर ऑन एप्लीकेशन। नाउ अब इस एप्लीकेशन का मतलब समझते हैं। ये तो ACCA में भी आपने बहुत बार सुना होगा, एप्लीकेशन इज बीइंग टेस्टेड इन P लेवल। ये एप्लीकेशन है क्या? इसी को एप्लीकेशन बोलते हैं। जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाती हूँ डाइवर्सिफिकेशन, तो मैं तो क्लास में डाइवर्सिफिकेशन बोल के छोड़ देती हूँ, आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देती हूँ। नाउ दिस क्वेश्चन कम्स जहां पे आपको ये कंपनी मिलती है जो कपड़ा बनाती थी, अब वो फर्नीचर बना रही है। नाउ दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। दिस इज एप्लीकेशन। जब हम SBL में बात करते हैं, भाई किसी का एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस करना है तो ये वाला मॉडल लगाओ। कौन से बिजनेस में और कैश इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ये मॉडल बोलता है। अब रियल आएगा एक केस जहां पे कंपनी बोलेगी कि इसके 4 डिविजन्स हैं, इन चारों में से पैसा किसको देना चाहिए, किस में फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब आप इस मॉडल को यहां अप्लाई करोगे कि ये वाला है, ये ग्रो कर रहा है, पोटेंशियल भी है इसमें ग्रो करने की, इस पे और पैसा लगाना चाहिए पेरेंट कंपनी को। ये वाला डिवीजन बहुत लॉसेस में है, प्रोडक्ट भी मार्केट की डिमांड में नहीं है। आपको ऑलरेडी एग्जिबिट्स दिए जाएंगे जिसमें दिखेगा कि इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड गिर रही है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। और आज भी ये वाला डिवीजन बहुत ही आउटडेटेड टाइप की चीजें सप्लाई करता है। क्वालिटी इश्यूज भी आ रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं, ब्रांड रेपुटेशन भी खराब हो रही है उस पर्टिकुलर डिवीजन की, उस पर्टिकुलर देश में। दैट मीन्स क्लियर कट वहां पे पैसा लगाने से कोई बात नहीं बनेगी। बहुत ही ज्यादा पैसे आपके पास एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं तो आप लगा दो, अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आपका SBL का मॉडल आपको ये समझाएगा कि ऐसे डिविजन्स
which are losing everything, they do not have any prospects of recovering, उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो पी लेवल को समझना, आपकी क्लासेस वर्सेस आपकी प्रिपरेशन कैसे रूट अप होएगी। क्लासेस में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा कि ये चीज होती क्या है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब हम करेंगे तब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को उसमें अप्लाई करेंगे। सो मगिंग अप इन पी लेवल डज नॉट वर्क। डू नॉट मग अप कि जब फर्नीचर वाला होता है और ऐसा होता है तो उसमें ये हो जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ और पूछ लेगा, बिजनेस ही चेंज कर देगा। बिजनेस बोल देगा एग्रीकल्चर बिजनेस में कंपनी थी, अब वो जा रही है फर्नीचर बिजनेस में, तो यहाँ तो हालात ही बदल गए। यानी गेहूं जो कंपनी बना रही थी या आटे में उसको प्रोसेस कर रही थी, सडनली इट कम्स अप विद फर्नीचर का आइडिया, सडनली इट कम्स अप विद ऑयल का आइडिया कि अब हम तेल भी निकालेंगे। तो यहां पे तो ये फायदे की डील होगी, आप आटा भी बना रहे हो और आप कुकिंग ऑयल भी बनाओगे, गुड कॉम्बिनेशन। आप फूड सेक्टर में ही अपना दायरा, अपने प्रोडक्ट रेंज बढ़ा रहे हो, दिस इज टर्म्ड एज प्रोडक्ट रेंज। ये सारी चीजें पी लेवल में चाहिएंगी। यू विल हैव टू रिमूव दैट टैबू कि मुझे या तो एसबीएल में एक्सेल करना है या एसबीआर में एक्सेल करना है। नहीं साहब, बिजनेस कंसल्टिंग, बिजनेस एडवाइजरी, रिस्क एडवाइजरी, ये कुछ ऐसे प्रोफाइल्स हैं विच रियली पे यू वेल, विच रियली मेक यू टू सक्सेसफुल। और इनकी सीधी रिक्वायरमेंट ये होती है, आपका ज्ञान किसी एक चीज तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। प्लीज कम आउट ऑफ दैट शेल कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एफआर वाला बंदा हूं, मैं तो सिर्फ आईएफआरएस वाला बंदा हूं। आपके पास चॉइस ही नहीं है बेटा। यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ अदर पेपर्स ऑल्सो बिकॉज दे आर ऑल लिंक्ड टुगेदर, दे आर ऑल लिंक्ड टुगेदर। किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस देखने जाओगे ना, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उस कंपनी ने क्या प्रोजेक्ट्स टेकअप करें, ये एएफएम का या एफएम का पार्ट होते हैं। यू कैन नॉट टेल दैट द कंपनी इज डूइंग वेल अंटिल यू अंडरस्टैंड दिस। एक बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये बिना एसबीएल के आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि बिजनेस की यही स्ट्रैटेजीज होती है जो उसके फाइनेंशियल्स में रिजल्ट्स बन के आएंगी। यानी मैं क्या प्राइसिंग सेट करूंगी, एपीएम या पीएम से आने वाला, उससे मेरा रेवेन्यू इंपैक्ट होगा, वो मेरे फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट या लॉस बन के आएगा, एफआर तक पहुंचेगा या एसबीआर तक पहुंचेगा। सो अब पी लेवल पे जो भी बच्चे पी लेवल चालू कर रहे हैं या जिन्होंने अभी एक ही पेपर दिया है, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द जर्नी विच इज लेफ्ट फॉर पी लेवल। तो अपने आप को इस तरह से बिल्ड करो कि मुझे पेपर के दायरे में बंधना ही नहीं है कि मैंने ये इस पेपर में पढ़ लिया, अब मुझे भूल जाना है, अब दूसरे पेपर पे आ जाओ। नो, योर नॉलेज हैज टू बी कंसोलिडेटेड विद ऑल द पेपर्स विच यू आर स्टडिंग। You need to prepare for many profiles where your mixed knowledge will work. Mergers and acquisition, बिग फोर का एक ऐसा ही प्रोफाइल होता है जहां पे आप एक कंपनी की बहुत सारी चीजों के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखते हो और उनके ऊपर रिपोर्ट बनाते हो। कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स होती हैं, इवन समटाइम्स यू हैव टू राइट ईमेल टू द क्लाइंट। ये सारी चीजें आपको पी लेवल अभी सिखाने वाला है। नाउ लेट मी शो यू। अभी आपको देख के डर तो लगेगा कि ओहो भाई, ईमेल रिपोर्ट ये सब हम कैसे करेंगे। मैं आपको इसको एक सैंपल दिखाती हूँ, आप कैसे करोगे। लेट मी शो यू सम ऑफ द सैंपल पेपर्स, हाउ वी चेक देम, हाउ वी गिव फीडबैक ऑन देम। उससे आपको थोड़ा सा ये क्लियर होगा कि ये फीडबैक आपको हेल्प करेगा कि हमें कैसे चीजों को इंप्रूव करना है। लेट मी शो दैट टू यू। एंड फॉर पी लेवल, please be mindful that you should attempt the mocks and tests regularly. लाइव सेशंस में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आप क्वेश्चंस में इंटरैक्टिव रहिए, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन इट, इफ द एग्जामिनर विल गिव मार्क्स ऑन दैट व्यू पॉइंट और नॉट। ये सारी चीजें आपके लिए बोलना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि भाई आप क्या सोच के क्या चीज लिख रहे हो, हाउ विल वी गेट टू नो कि आप ठीक सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ, शोइंग द पेपर ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा व्हाई इज इट एसेंशियल टू गिव द टेस्ट्स। कंटेंट को समझने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमने यहां पे ये कमेंट लिखा है, भाई नंबर्स लिखो, टैक्स रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, इन सबको यूज करो। नाउ व्हेन द चाइल्ड ओनली राइट्स
पैराग्राफ्स। वी नीड टू रिमाइंड यू कि आपका आंसर दमदार बनेगा, इवन क्लाइंट फेसिंग भी आप दमदार साउंड करोगे जब आप उसके नंबर्स बोलोगे। कैसे नंबर्स? कोई भी चीज बोली जा रही है कि भाई एक्सचेंज रेट है वो फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट्स के बेसिस पे अलग अलग होगी, इसमें बोलो। कंपनी में जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि इन्फ्लेशन हर साल 10% हो रहा है, तो मेंशन करो विद द चेंज इन 10% ऑफ इन्फ्लेशन और वेयर द इन्फ्लेशन गोज टू 10%, द एक्सचेंज रेट्स विल फ्लक्चुएट फ्रॉम दिस टू दिस। दिस मेक्स योर आंसर मोर कॉन्क्रीट एंड सपोर्टेड विद सम वर्किंग्स, विद सम नंबर्स। तो ये मॉरल छोटा सा है लेकिन आपको हेल्प करेगा। जब आप क्लाइंट को भी बोलोगे ना कि आपके सेल्स नंबर्स बढ़ेंगे, यू नीड टू टेल दी नंबर्स, कितने बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। ठीक है? सो you did not relate it to the actual numbers of the case scenario. It's a general answer. You need to be case specific. यानी कि when we will check, मैं अभी और भी दिखाती हूं आपको, ये टेक्निकल पेपर है थोड़ा, मैं एसबीएल वाला भी आपको दिखाती हूँ, सबको समझ में आएगा आपको कैसे आपको आंसर लिखना है। दैट वी विल ट्राई टू मोल्ड यू इनटू, आपको एक एक चीज देख के ये समझ में आएगा कि ओहो मुझे यहाँ पे ये चीज लिखनी चाहिए थी एंड यहाँ पे ये चीज मैंने मिस कर दी। लेट मी जस्ट शो यू दैट। किसी ऐसे बच्चे का दिखाती हूँ जिसमें थोड़े से मार्क्स के देखो, आई विल नॉट शो दी मार्क्स, ठीक है? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है गाइज? यस मैम। ठीक है। अब जैसे सो द स्टूडेंट हियर गेव अ स्मॉल ब्रीफिंग जो क्वेश्चन ने बोली थी, मैंने फिर यहां पे लिखा कि ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब फैक्चुअली आपने ठीक लिखा है लेकिन इसकी एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो ये मेरा लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, समझना इस बात को। आप नॉन रेलेवेंट चीजें लिखते हो ना, आप अपने प्रोफेशनल स्किल मार्क्स गंवा जाते हो, प्लस आप अपना टाइम गंवा जाते हो, पेपर छूट जाएगा अगर नॉन रेलेवेंट चीजें लिखोगे तो। इसलिए आई विल हाईलाइट दैट पार्ट ऑल्सो कि ये रेलेवेंट नहीं था। उसके बाद में टू मच स्टैटिस्टिक्स ऑफ द केस यूज्ड, केस में क्या हो रहा है वो ब्रीफिंग बहुत ज्यादा हुई, एग्जिबिट ये कह रहा है, केस ये कह रहा है, आपने सब कुछ वो ही लिखा हुआ है। अरे इन सब चीजों से आपको पता क्या चलता है वो नहीं लिखा गया। सो दैट वाज द आइडिया कि आप केस को बहुत ज्यादा दे रहे हो, केस के फैक्ट्स उठा के दे रहे हो, दिस इज वेयर यू विल लूज योर मार्क्स। अब देखो मैंने फिर इसमें डिटेल, ये हैंडराइटिंग मेरी है, use numbers given in the question, if any statistics are given in the question you need to use it, प्रूव करो अपने आंसर को। आप बोल रहे हो सेल बढ़ रही है, कहां से कहां बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, किस साल में कितनी थी, किस दूसरे साल में कितनी थी, प्रूव योर सेंटेंस दैट द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। देन टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंजॉयड बाय द कंपनी, कंपनी कहीं पे मजबूत भी तो होगी, यानी एक पक्षीय बात करी यहां पे बच्चे ने, वन साइडेड टॉक, कंपनी का ये कमजोर है, कंपनी ऐसे परेशानी में, कंपनी वैसे परेशानी में, अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी तो होगी, यानी आपने एक साइड ऑफ द स्टोरी कंप्लीटली मिस कर दी। अनदर मॉरल ऑफ द स्टोरी। देन वर्क इन प्रोग्रेस की कोई डिटेल नहीं थी, गेयरिंग के ऊपर कोई बात नहीं हुई, बैरियर्स टू एंट्री पे कोई बात नहीं हुई, जबकि स्पेसिफिकली एग्जिबिट इन चीजों के बारे में बात कर रहा था। सो दिस इज हाउ यू विल गेट टू नो कि आपको अपनी राइटिंग कैसे सुधारनी है। इज इंस्पेक्शन अ प्रॉब्लम और क्वालिटी अ प्रॉब्लम? एक्चुअली यहां पे इंस्पेक्शन प्रॉब्लम थी, तो उसने बच्चे ने देखा ही नहीं, प्रॉब्लम भी बोली। द रिकमेंडेशन डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स हाइलाइटेड, जो रिकमेंडेशन दी जा रही है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। प्रॉब्लम ये थी दैट नोबडी वाज चेकिंग, क्वालिटी इज नॉट एन इशू, कोई चेक ही नहीं कर रहा उनको, तो चेक करने वाला लगाओ। जो रिकमेंडेशन है वो चेक करने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती।
इंफॉर्मेशन वॉज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस पार्ट, यू कंप्लीटली मिस्ड इट। यानी बच्चे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि भाई इंफॉर्मेशन क्या दी जाए जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, अब बच्चे ने लिखा भाई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस, इसकी क्या इंफॉर्मेशन होगी? आप नई सीरीज डेवलप करो, यंगर जनरेशन को क्या चाहिए वो दो, सेल डीवीडी की ज्यादा कर दो, मर्चेंडाइज डेवलप करो। अरे क्वेश्चन का प्रॉब्लम था, क्वेश्चन ने पूछा था कि इंफॉर्मेशन में क्या चेंजेस लाएं कि बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके कंपनी। यानी बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते। क्वेश्चन इंफॉर्मेशन की बात कर रहा था, नॉट दैट कि आप सेल्स कैसे बढ़ाओगे। इंफॉर्मेशन में क्या क्या चेंजेस किए जाएं जिससे एक कंपनी प्रोग्रेस करे या कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। तो इंफॉर्मेशन का चेंज वाज द क्वेश्चन। जैसे इसका मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाती हूं। प्रिपेयर टू स्लाइड्स which outline the changes to the information provision to board which will improve the strategy formulation। यानी इंफॉर्मेशन प्रोविजन में हम क्या चेंज करें जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आए। कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड क्वेश्चन। तो यहां पे आपको टेस्ट्स ये सिखाएंगे कि क्वेश्चन ध्यान से रीड करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये नहीं बात कर रहा था कि बोर्ड कैसे अपनी स्ट्रेटेजी इंप्रूव करेगा, कैसे बिजनेस को इंप्रूव करें। दैट वाज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज क्या चेंजेस किए जाएं इंफॉर्मेशन में जो बोर्ड को दी जाती है। तो बोर्ड को आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि करंट स्टेटस क्या चल रहा है सेल्स का। रियल टाइम इंफॉर्मेशन आनी चाहिए बोर्ड के पास। इस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 3 हफ्ते बाद इंफॉर्मेशन पहुंचती थी। अगर कोई क्वालिटी फेलियर हो रहा है उसके ऊपर कॉन्क्रीट रियल टाइम डेटा आना चाहिए, सिस्टम के थ्रू एंट्री होनी चाहिए, इतनी यूनिट्स खराब हो गई। सो दिस वाज द आंसर विच वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन बच्चे ने क्या बोला, यंग जनरेशन से बात करो, उनको क्या चाहिए। अरे सो दिस इज वेयर व्हाट फीडबैक्स वी गिव। ये रिपोर्ट, रिपोर्ट तो पूछी नहीं थी, सेक्शन ऑफ रिपोर्ट पूछी है। तो सेक्शन ऑफ रिपोर्ट मतलब एक रिपोर्ट का टुकड़ा, आप उसको स्टार्ट यहां से थोड़ी करोगे। तो छोटी सी चीज थी, आई हाईलाइटेड सेक्शन ऑफ रिपोर्ट में ये नहीं चाहिए होता। दिस वॉज अ सेक्शन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी रिपोर्ट। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है आप लोगों को ये बताने के लिए कि पी लेवल इज नॉट अबाउट मगिंग अप द कॉन्सेप्ट्स। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं कॉन्सेप्ट्स मैंने समझ लिए अब मेरा पास होना तय है, नो no। अगर आपको क्वेश्चन इंटरप्रेट करना नहीं आया, अगर आपको उसका आंसर प्रॉपर्ली फॉर्म करना नहीं आया, तो आपके पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड दिस इज वेयर आवर टेस्ट्स कम इनटू पिक्चर। वरना इतने लंबे लंबे टेस्ट होते हैं, मुझे चेक करने का कोई शौक नहीं है कि भाई ये मैम की हॉबी है तो मैम इसलिए पेपर चेक करना पसंद करती है। नो, आई चेक पेपर्स विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन वो चाहिए, वरना आप लोग सीखोगे ही नहीं। अब इनकी जो मैं बिजनेस कंसल्टिंग रिपोर्ट आपको पहले दिखा रही थी, लेट मी शो एन आउटकम कि किस तरह की बिजनेस रिपोर्ट कभी बनाई गई होगी और वो कैसी दिखती है। क्योंकि अभी तक हम ये तो बात कर रहे थे कि भाई इनकी बिजनेस कंसल्टेंसी का एक प्रोफाइल होता है वेयर द बिजनेसेस आर गिवन सम रिपोर्ट्स। सो दिस इज अ बिजनेस वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 का वैल्यूएशन था। ये कोई कंपनी है, वैल्यूएशन रिपोर्ट है ये, prepared by 15 Business Advisory Limited, Bangkok. Now see, देखा ये स्वॉट एनालिसिस और ये जो समरी आप देख रहे हैं, ये सब स्वॉट एनालिसिस वगैरह ये सब एसबीएल का पार्ट है। अर्निंग बेस्ड अप्रोच वैल्यूएशन एएफएम का पार्ट है। 5 फोर्सेस एनालिसिस दिस इज अ पार्ट ऑफ एसबीएल। एक रेस्टोरेंट मार्केट थाईलैंड में कैसा चलता है ये आपको एपीएम और पीएम सिखाते हैं। तो अगर आप ये बोलते हैं ना कि मैम आप पी लेवल के सारे पेपर पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो बेटा, ये चॉइस नहीं है हमारे पास। आई हैव बीन इनटू वेराइड रोल्स। मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग चीजों में था। आज भी जब मैं पढ़ा रही हूं, ऑल माई कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड टुगेदर। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे नहीं पता कि कैसे इक्विटी रेज होती है, कैसे उसका इंपैक्ट बिजनेस पे आता है, तो ये क्वाइट डिसअपॉइंटिंग है कि एक सीए को ये नहीं आता होगा। और तुम लोगों की पढ़ाइयां इतनी हाई लेवल की नहीं है।
ये हाई लेवल कंसल्टेंसी टीम्स मिलके करती हैं. सो दिस रिपोर्ट वुड नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अ सिंगल पर्सन. सिंगल कंसल्टेंट ने नहीं बनाई होगी ये, पूरी टीम ने पार्टनर तक लग के उन्होंने बनाई होगी. यानी सब ने अपनी अपनी नॉलेज का तड़का उसमें लगाया होगा. नाउ सी द नीटनेस ऑफ द रिपोर्ट. ये देखो, यही चीजें तुम्हारी कंपनी सिखा रही है, तुम्हारी एसीसी सिखा रही है कि उस कंपनी के केस में आप इस तरह से रिपोर्ट बनाओ. इंट्रोडक्शन होता है. मैंने आपको अभी जो एग्जाम किट्स दिखाई उसमें देखो आपको इंट्रोडक्शन लिखना सिखाया जाएगा. कहाँ गया? एसबीएल में भी उठा लो, इसमें एएफएम में मिलेगी क्या मुझे रिपोर्ट? ओ गया शायद, था पहले. सी, रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर इज दिस इंट्रोडक्शन हियर. दिख रहा है? दिस रिपोर्ट डिस्कसेस द assumptions मेड. लेट अस गो बैक टू दिस. कहाँ गया इसका इंट्रोडक्शन? Purpose of valuation. This report was prepared in conformity with this. The report analyzes opinions and blah blah blah. आपकी डिग्री यही सिखा रही है आपको. लिमिटेशंस हो गई, यूज ऑफ रिपोर्ट आ गया, वैल्यू कैसे डिफाइन होती है. लिखने का तरीका देखो. जब हम बिजनेस वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें इक्विटी वैल्यू नहीं घुसेड़ दे. दिस इज प्रोफेशनल स्किल्स. चीजों को हेडिंग देना इक्विटी वैल्यू के अंडर, ये भी बहुत टेक्निकल चीजें, आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन प्रेजेंटेशन देखो जरा. सी, वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, किस में क्या लिया है, अर्निंग बेस में क्या लिया है. देन व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट देयर अप्रोचेस तो वो पूरा समझा रहे हैं. देखो, जब जीडीपी की बात हो रही है दे आर यूजिंग द नंबर्स, जो मैंने उसमें हाईलाइट किया था कि बेटा आपने नंबर्स तो यूज ही नहीं करे. व्हेन दे से कि जीडीपी की ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुई है 2019 में, सी ये आगे बात कर रहे हैं 6.10% कॉन्ट्रैक्ट हुई ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ, दैट मींस दे आर गिविंग द रीजंस कि ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट हुई है. यहां पे एक्सपैंड हुई है 4% से. क्यों हुई है? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स दिख रहा है. यही आपकी डिग्री आपको सिखा रही है. सी, इन्फ्लेशन रेट. व्हेन वी ट्राई टू से समथिंग, से विद प्रूफ. और ये मैं बार बार टेस्ट में हाईलाइट करूंगी कि इसका नंबर यूसेज क्यों नहीं हुआ है. व्हेन यू एनालाइज सम नंबर्स और उनके बेसिस पे आपने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया है तो उन नंबर्स को यहां क्यों नहीं लिखा, ये मैं टेस्ट में हाईलाइट करूंगी, इसके नंबर काटूंगी. तो आपको याद आने लगेगा कि ओहो हो, आई नीड टू गिव द रेफरेंस ऑफ दीज नंबर्स आल्सो. देखो सब जगह ये चीज लिखा हुआ है कि बीएसआई स्टिल मेंटेन्ड अ गुड पोजीशन. कितनी? अप्रोक्सीमेटली 50, लेकिन एंड ऑफ द ईयर तक 45.1 तक डिक्लाइन हो गई. क्यों हुई? क्योंकि कॉन्फिडेंस ऑफ रेस्पोंडेंट्स वाज वीक. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग. ये कुछ कोविड-19 के ऊपर की बात हो रही है, वुहान का रेफरेंस आ रहा है बार बार. रिलीफ मेजर्स, प्रोस्पेक्ट ऑफ थाईलैंड्स इकोनॉमी. यानी अगर आप ये बोलो कि मैं तो नंबर एक्सपर्ट हूं, मुझे इकोनॉमी की समझ में नहीं आती, तो बेटा दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट परेशानी वाली बात फॉर यू. सो इसके जंगल से बाहर निकलो कि हम तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं. आप लोगों के पास चॉइस नहीं है, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ प्रोफाइल जहां पे बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं, क्योंकि ये कंपनी में बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं. एन ऑडिटर कैन नॉट से कि मैं ये नहीं समझता इसलिए मैं इसका इंपैक्ट नहीं देख पाऊंगा. हर चीज का, ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट आपके नंबर्स पे आता है. कंपनी जब ये डिसाइड करती है ना कि हम एम्प्लॉयज का रिडंडेंसी कर देंगे, एम्प्लॉयज को निकाल देंगे, इमीडिएट उसका इंपैक्ट आता है. रिडंडेंसी कॉस्ट इनकर होती है, प्रोविजन फॉर रिडंडेंसी करनी पड़ती है, यानी फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट आएगा. भले ही एक नॉन फाइनेंशियल चीज आपने करी हो, उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल्स पे आएगा. एंड दिस इज व्हाट ऑल योर पेपर्स टीच यू. तो पी लेवल को ये लेके चलना है कि मुझे रटाफिकेशन से नहीं चलना. अगर मुझे मेरा करियर अच्छा चाहिए कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरों से अलग दिखूं, वो तभी दिख पाओगे जब कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन में पूरी ताकत लगाओगे. एम आई क्लियर विद व्हाट पी लेवल इज ऑल अबाउट? ऑल द पेपर्स आर ऑल अबाउट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ. सब सो गए क्या? Okay, I can see a lot of these coming in. Okay, now
नाउ कमिंग बैक टू पढ़ाई, तो मैंने आपको ये चीज तो बता दी कि बेटा हम किस जिंदगी के लिए तैयार हो रहे हैं, और उसमें आपको राइटिंग सिखाऊंगी मैं, लेकिन आप लोगों को टेस्ट्स देने होंगे। देखो बेटा, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, वी आर नॉट दैट बिग लर्निंग पार्टनर जिनके पास 20-20 30-30 ट्रेनर्स हो, नहीं है मेरे पास। आई टेल यू द रीजन, आई हैव समवेयर हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद बिल्डिंग अ टीम, जहां पे मेरे को थोड़ा सा एक ट्रस्ट इशू ये भी रहता है कि पता नहीं पढ़ाने वाला कोई चीज गलत ना पढ़ा दे, एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर टीचिंग ऑल द पेपर्स टुगेदर। अब इसको मैंने मैनेज करने का एक तरीका ये निकाला है, आई हैव सम हेल्पिंग हैंड्स विद मी, जिनको मैं अपने आप बना के पीपीटीज देती हूँ कि ये आपको डिलीवर करनी है, सो दैट मटेरियल विच इज कमिंग टू यू इन दी क्लासेस एट टाइम्स, मैं भी लूंगी सेशंस, ऐसा नहीं है कि मैं सेशंस नहीं लूंगी, बट बिकॉज आई कैन नॉट टेक टू मेनी सेशंस, I will be there for some sessions, and for some sessions trainers will be there, they are ACCA qualified people। अब उनको मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि इससे ऊपर आप बच्चों को कुछ नहीं सिखाएंगे, वो आपको कैलकुलेशन समझा देंगे, वो आपको डेटा एनालिटिक्स समझाएंगे, लेकिन लिखना कैसे वो सेशंस मैं ही लूंगी। सो फॉर यू इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अटेंड दो सेशंस प्लस गिव द टेस्ट्स, टेस्ट चेकिंग मैं ही करूंगी, मुझे ये चीज दिख जाएगी कि कौन सा बच्चा कहां गड़बड़ कर रहा है, एंड व्हेन यू लूज मार्क्स इन मॉक्स या टेस्ट्स, तो आपको वो चीजें याद रहती हैं कि यार ये गलती वहां पे भी हो रही थी। जब सेक्शन ऑफ रिपोर्ट पूछा जाता है तो रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट नहीं बनता, इट इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट नॉट अ कंप्लीट रिपोर्ट, तो ये चीज याद रहेगी आपको। ये तो प्लान आपका रहेगा कि लिखना हम कैसे सिखाएंगे, तो लिखना तो आप ऐसे सीखेंगे। अब आते हैं इंटेलिजेंसी वाली बात पे, आपको क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लेकिन आपको अब एक काम मेरे लिए एक और करना है, ट्राई टू विजिट सम मॉल्स। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ऑब्जर्व करके भी आपको इंटेलिजेंट बनाएंगी। ट्राई टू नोटिस किस कंपनी ने क्या किया है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, एक क्लोथिंग ब्रांड है, आपको अब इस मौसम में, इंडिया में इट्स समर्स, यूजुअली किस शेड के कपड़े कपड़े उनके मैनिक्विन्स पे दिखेंगे, एक कॉमन सेंस लगा के बताओ, मैनिक्विन्स पे किस कलर के कपड़े या किस तरीके के कपड़े आपको उस ब्रांड के मिलेंगे, दैट ब्रांड इज अ नॉर्मल वेयर जो एक आम आदमी वहां से खरीदता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लग्जरी ब्रांड, नो एथनिक, नो स्पेसिफिक ब्रांड, वहां पे हर तरह का कपड़ा मिलता है, लेकिन इस मौसम में मैनिक्विन्स पे किस कलर के कपड़े मिलेंगे, बताओ। लाइट कलर्स। लाइट कलर्स, तो ध्यान दो इस बात को, लाइटर शेड्स। सडनली 4-5 दिन पहले की बात है, एकदम से मेरा ध्यान गया एक ब्रांड के ऊपर जिसने पहली बार लॉन्जरी डिस्प्ले कर रखी थी अपनी मैनिक्विन्स पे, अंडरगारमेंट्स, इट्स अ प्रोडक्ट फॉर देम, सो नो टैबू अगेन, ओ वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरगारमेंट्स, इट्स देयर प्रोडक्ट which everybody uses। Now coming back to what I noticed that day, या तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, या उसी दिन मैंने ये ध्यान दिया कि इन्होंने लॉन्जरे अभी लॉन्च किया है क्या, why the front mannequins are having lingerie displayed, तो पता चला कि yes that's a new line they have introduced। तो सिर्फ एक चीज देखी थी, फिर पता चला कि अरे ये पहले आए थे स्पोर्ट्स वेयर में, स्विमिंग सूट्स में, that was their segment, night suits was their segment, shorts was their segment, and now suddenly lingerie। तो यहीं से एक दिमाग में बत्ती जलेगी कि इसका मतलब दे आर एक्सपेंडिंग देयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। पतंजलि पहले एक चीज के साथ आया था, उसके बाद में ये वो प्लस 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 प्लस। सो ध्यान दो, दिस इंक्रीजेस योर बिजनेस सेंस, एंड दिस बिजनेस सेंस यही आपको इंटेलिजेंट बनाता है। ये इंटरव्यू में दिख जाएगी, फिर जब आप नौकरी करने लगोगे तो दिखेगी, आपको प्रमोशन ही तभी मिलेगा जब आप दूसरों से स्टैंड आउट सिचुएशन में होगे। अगर सभी बराबर किताबी ज्ञान लेके खड़े हैं तो प्रमोशन किसको मिलेगा, फिर सोच लो। सो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी एन एसेट फॉर द कंपनी, और एसेट फॉर द कंपनी आप तभी बनोगे जब आप कंपनी की रियल प्रॉब्लम्स और ऑन ग्राउंड
चीजों पे बात करोगे। तो किताबी इज फाइन, वो तो चाहिए ही चाहिए, बट कुछ और भी चाहिए, और इस कुछ और को ढूंढो। बाहर निकलो घर से, देखो क्या हो रहा है। इवन वेन सिटिंग इन मेट्रो, ट्राई टू नोटिस व्हाट पीपल आर डूइंग। लोग किन चीजों से परेशान हो रहे होंगे वहां पे, लोग बैठे हुए वहां पे क्या टाइम पास कर रहे हैं। सो दैट्स अ बिजनेस। जो ये लोग रील स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम इज अ बिजनेस। मेटा का नाम सुना है? मेटा, ढूंढना इसके बारे में क्या है ये, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज। हर किसी के हाथ में फोन आया है। कौन सी कंपनी है जो एक आम इंसान के हाथ में भी बैठी हुई है? इज इट आईफोन एवरीवेयर, और मे बी सैमसंग एवरीवेयर? जो ये आम कैटेगरी होती है, जो बहुत ज्यादा लग्जरी चीजें नहीं ले रही, इनके हाथ में किस ब्रांड के फोन है? क्या ये डुप्लीकेट शूज पहन रहे हैं? यानी क्या बोलते हैं उनको, कि वो ब्रांडेड के कॉपी होते हैं ना कुछ, वो पहन रहे हैं? यानी ये भी कहीं एक मार्केट होगा, या कहीं ये वो वाला मार्केट तो नहीं है जो ब्रांड्स के डिफेक्टिव्स को बेचता है सस्ते में? सोचो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक व्हेन यू मूव आउटसाइड योर हाउस। सब्जी वाला, सब्जी तो सभी लेने जाते हो यार, पूछो उससे एंड ऑफ द डे तक जो सब्जी खराब हो जाती है उसका क्या करते हैं? जो पिल फ्रेज होती है, इज दैट टेकन एज अ लॉस, या उसकी प्राइस ऑलरेडी अच्छी सब्जियों में जोड़ दी जाती है? डज जीएसटी अप्लाई टू देम? स्टाफ सैलरीज इनकी क्या होती है? इनके मेजर खर्चे क्या हो रहे हैं? बिजली, पानी, सब्जियों को ठंडा रखना, क्योंकि अगर ज्यादा गर्मी हो गई वहां पे तो सब्जियां तो खराब हो जाएंगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझो इनकी गणित को भी। घर में डिलीवरी बॉय आता है, पूछो उससे, यार कौन सा व्हीकल लेके आए हो? वो बोलेगा मैम इलेक्ट्रिक व्हीकल। आई वॉज टॉकिंग टू समवन लास्ट वीक कि पेट्रोल से चलती है क्या गाड़ी तुम्हारी? तो बोला नहीं मैम, मेरी तो बिजली वाली है। मैं कहा तो चार्जिंग पॉइंट कहाँ होते हैं दिन भर में अगर डिस्चार्ज हो जाए तो उसने बताया मैम हमारी कंपनी ने बना रखे हैं चार्जिंग पॉइंट्स। मैंने कहा रियली? बोला हाँ। मैंने कहा अच्छा एक चीज और बताओ, अगर दिन में 2 घंटे फ्री हो, सड़क पे खड़े रहते हो? बोला नहीं मैम, हमारे डेजिग्नेटेड वेटिंग एरियाज होते हैं। मैंने कहा तो ये हमारे सेक्टर का वेटिंग एरिया कहाँ है? तो उसने बताया मैम उस मार्केट में है। एंड मेरे लिए नई बात थी कि वाकई इनको वेटिंग एरिया की एक जगह दी हुई है, वहां पे ये बैठ सकते हैं, और ऑर्डर आएगा तो चले जाएंगे। तो इन चीजों को समझो बेटा, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग एंड दिस इज हाउ द बिजनेसेस वर्क। अगर यही चीज कोई एग्जाम में, जैसे एसबीएल के प्री सीन में इस बार मेरा डिस्कशन यही चल रहा था कि ये जो बिजनेस की जिसकी बात हो रही है, हो सकता है इसमें ये हो जाए कि वॉर की वजह से इनका कोई मटेरियल नहीं आ पा रहा है, रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है। और मुझे एक बच्चे ने बताया मैम ये कुछ कुछ था ऐसा, वॉर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस पर सोल्यूशन सजेस्ट करना था। तो दुनिया में जो चल रहा है वो आंख खोल के देखो। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि किताब से पढ़े और चल दिए। नो, फिर वो पास बिल्कुल लटक पटक के हो गए और बाय चांस हो गए। सो वी हैव टू बी इंटेलिजेंट, not just a student who wants to clear the papers. And this is the gap why some of my students get selected at 8 lakhs or 9 lakhs of package, and why somebody is at 6 lakhs or maybe 4 lakhs. ये डिफरेंस आपके हाथ में है। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी, आप अपना फर्ज पूरा करो। एम आई क्लियर? बोलो। अरे कुछ समझ में आया या मैं बोल के ही रह गई सब बातें? ओके, ठीक है। सो नेट नेट, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग इमीडिएटली फ्रॉम टुमारो। आपके क्लास फोल्डर्स में पूरा का पूरा आपके पास शेड्यूल आ गया होगा कि किन किन वीक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, सेशन कब कब होंगे, टेस्ट्स कब कब होंगे। उसको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। ना वन मोर थिंग, जो भी बच्चे अभी पी लेवल चालू कर रहे हैं उनको लगेगा कि मैम एग्जाम के ट्रैकर देते थे आप स्किल लेवल में, पी लेवल में क्यों नहीं देते? क्योंकि बेटा पी लेवल का हर क्वेश्चन, पहली बात तो एमसीक्यू तो यहाँ पे है नहीं, देयर इज नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पूरे पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। These subjective questions are a mix of many chapters. There can be a case कि एक ही क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 7 का भी क्वेश्चन हो और चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन भी हो, which makes it difficult for us to prepare any exam के ट्रैकर for P level. मैं ये नहीं कर सकती हूं कि मैं आपको ये बोलूं
इस क्वेश्चन का ये वाला हिस्सा भी कर लो, बात वाला हिस्सा बाद में करना। ऐसा नहीं कर सकते। एएफएम इज प्रीटी इजी, उसने पूरे सिलेबस को अपने अपने अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिया है। बट व्हेन इट कम्स टू एसबीआर, व्हेन इट कम्स टू एसबीएल, व्हेन इट कम्स टू एपीएम, व्हेन इट कम्स टू ट्रिपल ए, इनके सेगमेंट्स नहीं बंधे हुए हैं। तो मैंने क्लासेस में आपको जो क्वेश्चंस करने बोले हैं आप वही करिए। उसके बाद में जब हम लाइव सेशंस में मिलेंगे मैं आपको अपने आप बता दूंगी कि अब बेटा वो वाली स्टेज आ गई है जब आप लोग एग्जाम किट ये वाले क्वेश्चंस उठा सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम किट तक पहुंचने में आपको कम से कम 20 दिन लगेंगे। जब कुछ ग्रुप ऑफ चैप्टर्स हो जाएंगे तब जाके आपको 4-5 क्वेश्चंस कर पाओगे, बिकॉज द क्वेश्चंस आर टू मच मिक्स्ड चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर लास्ट से। तो वो एग्जाम के ट्रैकर इसमें बैठता नहीं है। स्पेशली विद एसबीआर, एसबीआर वाले बच्चों को लगेगा कि मैम बता दो ना हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सटेंडेड करने के बाद। आई टेल यू, आई विल नॉट गिव यू एनी एग्जाम के ट्रैकर फॉर एसबीआर। रीजन, एसबीआर में आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि इस केस में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा। अगर मैं आपको वो चल के दे दूंगी तो दिमाग तो वो चीज सोचने की शक्ति खत्म कर देगा ना। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ केस, यू शुड आइडेंटिफाई कि इसमें IAS 2 इन्वेंट्री लगेगा, प्लस इसमें IFRS 13 भी लगेगा क्योंकि फेयर वैल्यू मेजरमेंट की बात हो रही है, प्लस इसमें PPE भी लगेगा क्योंकि यहां पे एक फैक्ट्री बिल्डिंग की भी बात हो रही है। लेकिन मैं आपको अगर ये बताऊंगी ना कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, मैं आपके फेल होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करूंगी फिर। So that is why you will not find any exam के tracker for SBR also. Even if I have that कि किस सेक्शन किस वाले क्वेश्चन में कौन से वाले स्टैंडर्ड्स लगे हुए हैं, still I will not share. उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, it will be disastrous for you. तो SBR के फोल्डर में तो मैंने डायरेक्ट ही डाल रखे हैं कि अब आप इस वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट कर लेना। तो मैंने जब जब जो जो चीज करने बोली हुई है आप वही करो प्लीज। आज से 20 दिन बाद में जब हम लाइव सेशन में मिलेंगे मैं अपने आप बता दूंगी कि अब आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं। वो आप अपने आप आइडेंटिफाई करना। ग्रुप ऑफ चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे फोल्डर में भी कि नाउ यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस, वो लाइव सेशन में भी बता दूंगी। एसबीएल पे बात करती हूं। एसबीएल पे आई विल सजेस्ट 2023 वाली एग्जाम किट चाहिएगी आपको, 23 या 22 वाली, नहीं 23 वाली चल जाएगी, बिकॉज द लेटेस्ट एग्जाम किट उसमें सिर्फ 5 केसेस हैं 100 नंबर के, यानी पार्ट्स में प्रैक्टिस आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं चाहती हूं आप लोग पार्ट्स में भी प्रैक्टिस करिए। जैसे कुछ ग्रुप ऑफ चैप्टर्स हैं उनके ऊपर क्या एक छोटी केस स्टडी मिल सकती है, मिल जाएगी, वो पुरानी एग्जाम किट में हुआ करती थी, नए वाली एग्जाम किट में वो गायब है। एंड दैट समवेयर आई फील कि ये बहुत बड़ा मिस आउट बच्चों के लिए हुआ है। तो किसी से पुराने वाली एग्जाम किट बोरो करो, 23 या 22 वाली, जिसमें टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चंस और छोटे छोटे केसेस मिलेंगे, ताकि एटलीस्ट एक बार हम छोटा वाला केस तो हैंडल करना सीखें, उसके बाद में पहुंचेंगे 100 नंबर वाले पे। तो फॉर एसबीएल 2023 एग्जाम किट विल बी नीडेड। जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है वो सारे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। आपके पास अगर लेटेस्ट एग्जाम किट नहीं भी हो तो भी चलेगा। नाउ इट्स सितंबर, इज दिस सिलेबस चेंजिंग? नंबर 1, द चेंजेस आर नॉट देयर फॉर मेनी पेपर्स, लेकिन जिसमें भी जो भी चेंज है उसका आपको चेंजेस के नाम से एक अलग वीडियो अपने अपने फोल्डर में दिखेगी आने वाले 2-3 दिन में। कोई अपसाइड डाउन कुछ चेंज नहीं हुआ है, सो रिलैक्स ऑन दैट। यू कैन यूज पुराने सालों की एग्जाम किट भी, लेकिन 2 साल से ज्यादा यूज मत करना, सिर्फ एसबीएल वाले 2023 वाली यूज करेंगे। लेकिन बाकी सब बच्चे 24, 25 ये दोनों सालों की चलेगी। जो भी नई चीजें हैं वो मेरे पास न्यू बुक्स हैं, वो मैं अपने आप आपको रिकॉर्ड करके क्लास में एड ऑन कर दूंगी या आपको क्लासेस में लाइव क्लासेस में करा दी जाएगी। यू डोंट हैव टू बाय द न्यू बुक, वैसे भी न्यू बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो मस्त रहो। पुराने वाली बुक्स से काम बिल्कुल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम आई क्लियर ऑन दिस? बोलो क्लियर? ठीक है। सो now I will be quiet for some time now. It's your turn to ask questions. कोई भी question है तो आप पूछिए, वरना मेरी तरफ से I'm done and covered with all the things making you realize the relevance of the P level plus completing your degree in time. थोड़ा सा अपने आप को जल्दी एम्प्लॉयबल बनाओ। The world economy is quite going down. अगर आप ज्यादा टाइम लगाते हो कुछ भी बनने में तो बहुत वीकर इकोनॉमी के टाइम पे नौकरी लगोगे फिर।
ना अच्छा पैकेज मिलेगा और ना ही चांसेस इंक्रीज होंगे आपके प्लेसमेंट के. सो इट्स वेरी क्रिटिकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू क्लियर योर डिग्री ए सैप बेसिस पे. हाँ, किसी का अगर जून तक पेपर पहुंचता है तो जून में प्लीज मुझे बताना. ट्रांजिशन फेज में अगर आपका पी लेवल पहुंच रहा होगा तो कुछ जुगाड़ ऐसा बिठाएंगे कि आप नए वाले स्कीम में ट्रांजिशन कर जाओ एंड यू गिव ओनली वन पेपर एज ऑप्शनल पेपर. लेकिन एसबीआर एसबीएल ये तो दोनों देने ही है ना, इनको स्किप मत करो. थोड़ा सा जल्दी करके डिग्री कंप्लीट करने की कोशिश करो. ठीक है. नाउ एनी क्वेश्चंस प्लीज. एनी क्वेश्चंस? Yes, 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 yes. No questions. Was I too good or I just confused everyone? Or everyone just slept? Hmm? अरे बोलो. अमीशा पटेल, अनुकृति छाबड़ा, अरनाज हुसैन, आर्यन शाह, इंदु शर्मा, जैनसली गुप्ता, कबीर ओ कबीरा, खुशी, खुशी भरमीचा, कृष्णा, राधास कृष्णा, मयंक. अबे सबके नाम बोल दिए, कोई तो बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अबे थकेलो. Okay, I have bored you enough. So, ठीक है. So that was all from my side. फिर भी कोई confusion हो, please feel free to reach out to us. अगर मुझसे कुछ पूछना है तो मुझे ग्रुप पे टैग करना. ठीक है. पर्सनल विंडो पे डालोगे मेरे 200-300 मैसेजेस में फिर एक मैसेज आके वो घूम जाएगा. इसलिए ग्रुप पे टैग करना. इट्स इजी फॉर मी टू सी ऑन द ग्रुप इंस्टेड ऑफ ऑन द पर्सनल विंडो. क्योंकि पर्सनल विंडो पे आजकल मुझे लोन देने के लिए भी लोग बहुत तड़प रहे हैं. कोई लोन दे रहा है, कोई पॉलिसी दे रहा है, तो इतनी पॉलिसी बाजार के भी मैसेजेस आए जा रहे हैं. सो इट जस्ट कीप्स ऑन फिलिंग एवरी आवर में. तो ग्रुप पे डालना. एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रीच आउट टू अस. तो लग जाओ. Thank you so much for giving time and your precious 1 hour and listening to me with full concentration. I hope so. Chaliye guys. Bye bye. Take care. See you in the live sessions. Thank you, Bye. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.